मैं रानी पद्मिनी की कथा कहने जा रहा हूं, उनकी कहानी सुनाने जा रहा हूं। रानी पद्मावती राजा गंधर्व और रानी चंपावती की बेटी थी, जो कि सिंघल कबीले में रहा करती थी। यही पद्मावती को हम पद्मिनी भी कहते हैं। पद्मावती के विवाह के लिए उनके पिता ने एक स्वयंवर आयोजित करवाया, जिसमें देश के सभी हिंदू राजा राजपूतों को आमंत्रण भेजा। मलकान सिंह, जो एक छोटे से राज्य के राजा थे, उन्होंने सबसे पहले राजकुमारी पद्मावती का हाथ मांगा। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह भी इस स्वयंवर में गए थे, लेकिन उनकी पहले से ही 13 रानियां थीं। आप लोग सुन लीजिएगा कि रावल रतन सिंह की 13 रानियां पहले ही थीं, लेकिन पद्मावती का तो सौंदर्य चारों तरफ फैल चुका था। रावल रतन सिंह ने मलकान सिंह को इस स्वयंवर में हरा दिया और रानी पद्मावती से विवाह कर लिया, और वे अपनी पत्नी पद्मावती के साथ चित्तौड़ आ गए। यह बात 12वीं एवं 13वीं शताब्दी के बीच की है। चित्तौड़ में राजपूत राजा रावल रतन सिंह का राज्य था, और ये रावल रतन सिंह सिसोदिया राजवंश के थे। वे एक बहादुर और महान योद्धा थे। रावल रतन सिंह अपनी पत्नी पद्मावती से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। इससे पहले उनकी यद्यपि 13 शादियां हो चुकी थी, लेकिन पद्मावती के बाद उन्होंने कोई विवाह नहीं किया। आपको यह बता दूं, उस समय बहुविवाह की व्यवस्था थी। राजा लोग तमाम शादियां कर लेते थे, राज्य पर आक्रमण करते थे, हराते थे। तो जो आक्रांता था राजा, वो सामान्यतः अपनी बेटी को यदि उसके पास है तो वो विवाह करके और अपने को महफूज रखना चाहता था। राजा बहुत अच्छे शासक थे, जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनके राज्य में एक बहुत अच्छा गायक राघव चेतक था। इस कैरेक्टर को याद करिएगा, राघव चेतक। लेकिन गायकी के अलावा राघव को काला जादू भी आता था। जो बात किसी को नहीं पता थी, राघव ने अपनी इस प्रतिभा का इस्तेमाल कर अपने ही राजा के खिलाफ करना चाहा, और एक दिन वह रंगे हाथों पकड़ा भी गया। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सजा के रूप में उसका मुंह काला कर उसे गधे पर बैठाकर अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया। इस घिनौनी सजा से राजा रतन सिंह के दुश्मन और बढ़ गए, क्योंकि राघव तो बड़ा दुष्ट था। राघव चेतन ने राजा के खिलाफ बगावत कर दिया। कुछ होना नहीं था, लेकिन बगावत कर दिया। अब इस कहानी में एक पात्र घुसता है, अलाउद्दीन खिलजी। राघव चेतक अपने इस अपमान के बाद दिल्ली की ओर चला, जहां अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, ताकि वे दिल्ली के सुल्तान से हाथ मिला सके और चित्तौड़ में हमला करवा सके। राष्ट्रशत्रु राघव अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि सुल्तान दिल्ली के पास जंगल में रोज शिकार के लिए आता है। राघव अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए बेताब था, और इस बेताबी में रोज जंगल में बैठे बांसुरी बजाता रहता था। बहुत अच्छा संगीतकार था। एक दिन राघव की किस्मत खुल गई, पलट गई। उसने अलाउद्दीन खिलजी के जंगल में आते ही सुरीली आवाज में बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, और इतनी सुंदर बांसुरी की आवाज को जब अलाउद्दीन खिलजी ने सुना तो उसके सैनिकों के कानों में भी पड़ी, उसके भी कानों में पड़ी। सब आश्चर्यचकित हो गए। इतना मधुर, इतना सुंदर, मोहक तान। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को उस इंसान को ढूंढने के लिए भेजा। राघव को सैनिक ले आए। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दिल्ली में अपने दरबार में आने को कहा। चालाक राघव तो इस मौके की ही तलाश में था, और इस मौके का फायदा उठाते हुए
सुल्तान से कहा कि जब उसके पास इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं तो वो क्यों इस साधारण से संगीतकार को अपने राज्य में बुला रहा है, क्या मिलेगा इस संगीतकार को बुलाने पर। सुल्तान सोच में पड़ गया और राघव से अपनी बात को और स्पष्टता से समझाने को कहा। राघव तब सुल्तान को बताता है कि वह एक गद्दार है, साथ ही वो वहां की रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान कुछ इस तरह से करता है कि अलाउद्दीन खिलजी उसकी बात सुनकर के उत्तेजना से भर जाता है और चित्तौड़ में हमले का विचार कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी सोचता है इतनी सुंदर रानी तो उसके हरम की सुंदरता बढ़ानी चाहिए। पद्मावती की सुंदरता को सुन अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में चढ़ाई शुरू कर देता है। वहां पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी देखता है कि चित्तौड़ में सुरक्षा व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त पुख्ता है, तो निराश हो जाता है। लेकिन पद्मावती को मिलने की जो उसकी उत्तेजना थी वो उसकी चाहत बढ़ाती जा रही थी, जिस वजह से वो रावल रतन सिंह को एक संदेश भेजता है और बोलता है कि वो रानी पद्मावती के सौंदर्य को सुन चुका है और एक बहन की हैसियत से वो उससे मिलना चाहता है। लेकिन राजपूती सभ्यता में किसी औरत से मिलना चाहना, यह बात किसी राजपूत को बोलना शर्म की बात माना जाता था। लेकिन उनकी रानी यह बात समझ रही थी। वो समझती थी कि बेकार में अलाउद्दीन खिलजी जैसे बहादुर और उसकी सेना के सामने तमाम राजपूत मारे जाएंगे, इसलिए उनकी रानी को बिना पर्दे की इजाजत तो नहीं दी गई। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही ताकतवर शासक था जिसके सामने किसी को न कहने की हिम्मत नहीं थी। हताश रतन सिंह सुल्तान के रोष से बचने और अपने राज्य को बनाए रखने के लिए उनकी ये बात मान लेती है। रानी पद्मावती भी विवश और बुद्धिमान अपने राजा की बात मान लेती है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि सुल्तान उन्हें सीधे नहीं देख सकता, बल्कि वह उनके आईने में प्रतिबिंब देख सकता है। अलाउद्दीन खिलजी उनकी इस बात को मान लेता है। उन दोनों का एक निश्चय किया जाता है जिसके लिए विशेष तैयारी की जाती है और खिलजी अपने सबसे ताकतवर सैनिकों के साथ किले में प्रवेश करता है। किले में गुप्त रूप से देख रेख भी करता है। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को आईने में देख करके ही मदहोश हो गया और निश्चय कर लेता है कि वो उसे पाकर के ही रहेगा। लेकिन शर्त के अनुसार तो ऐसा हो नहीं सकता था, और वो भी महल के अंदर। रावल रतन सिंह के सैनिक वहां पर मौजूद थे। अपने शिविर में लौटते समय रतन सिंह शिष्टाचारवश, ये राजपूती शिष्टाचार कहां कहां नहीं हमारे राजपूतों को मार डाली। रतन सिंह शिष्टाचारवश उसके साथ जाते हैं ताकि गेट तक तो उसको छोड़ दें। खिलजी इस मौके का फायदा उठा लेता है और रतन सिंह को अगवा कर लेता है और वो पद्मावती उनके राज्य से राजा के बदले रानी पद्मावती की मांग करता है। रावल रतन सिंह के दो अद्भुत योद्धा सेनापति थे, राजपूत जनरल गोरा और राजपूत बादल ने अपने राजा को बचाने के लिए सुल्तान से युद्ध करने का फैसला कर लिया। पद्मावती के साथ मिलकर दोनों सेनापति एक योजना बनाए, प्लान तैयार किए और इस योजना के तहत वे खिलजी को संदेश भेजते हैं कि रानी पद्मावती उनके साथ उनके पास आने को तैयार है, लेकिन अपनी 700 सहेलियों के साथ। अगले दिन सुबह 700 पालकी सजाई गई और खिलजी के शिविर की ओर प्रस्थान करती है जहां राजा रतन सिंह को रखा गया था। उससे पहले से पालकी रुक जाती है, वहां पहुंचने के पहले, ठीक उनके शिविर के पहले। और खिलजी के सभी सैनिक और रतन सिंह जब यह देखते हैं कि चित्तौड़ से पालकी आ रहा है, ओहो, उनको लगता है कि रानी और उनकी सहेलियां आ रही हैं। जिसके बाद सब राजा रतन सिंह को और भी अपमानित करते हैं। लो,
अब तुम्हारी रानी पद्मावती भी आ गई। इधर सबको आश्चर्य में डालते हुए इन पालकियों से रानी उसमें नहीं थी और उसकी दासी नहीं थी, सहेलियां नहीं थी, बल्कि रतन सिंह की सेना के जवान निकलते हैं, जो जल्दी से रतन सिंह को छुड़ाकर खिलजी के घोड़ के उसके शिविर के बाहर भाग जाते हैं। गोरा युद्ध में पराक्रम के साथ लड़ता है लेकिन शहीद हो जाता है। लेकिन उसका भतीजा बादल राजा को सही सलामत किले में वापस लाने में सफल हो जाता है। अपनी हार के बाद खिलजी क्रोध में आ जाता है और अपनी सेना से चित्तौड़ में चढ़ाई करने को बोलता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना रतन सिंह को के किले को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। जिसके बाद अलाउद्दीन अपनी सेना को किले को घेर कर रखने को बोल देता है, घेर के रखो, कभी तो इन लोगों का राशन पानी खत्म होगा, कभी तो लोग बाहर निकलेंगे। घेराबंदी के लिए एक बड़ी और ताकतवर सेना को खड़ा कर दिया गया। लगातार कई दिनों तक वे घेराबंदी किए खड़े रहे, जिसमें धीरे धीरे किले के अंदर, मैंने अभी बताया, खाने पीने की कमी होने लगी। अंत में रतन सिंह ने अपनी सेना को बताया कि देखो, इस तरह से तो बिना लड़े ही हमारे सैनिक मर जाएंगे, इसलिए किले का दरवाजा खोल दो और दुश्मनों से मरते दम तक लड़ाई करो। रतन सिंह के इस फैसले के बाद रानी हताश हो जाती है। उसे लगता है कि खिलजी की विशाल सेना के सामने उसके राजा की हार निश्चित हो जाएगी और उसे विजयी सेना खिलजी के साथ जाना पड़ेगा। इसलिए पद्मावती निश्चित करती है कि वो जौहर कर लेगी, वो चिता में कूद करके मर जाएगी। जौहर का मतलब होता है आत्महत्या, आग में अपने को कूद करके। इसमें रानी के साथ किले की सारी औरतें आग में कूद जाती हैं। 26 अगस्त सन 1303 ईस्वी में पद्मावती भी जौहर के लिए तैयार हो जाती है और आग में कूदकर अपने प्रतिव्रता होने का प्रमाण देती है। किले की महिलाओं के मरने के बाद वहां के पुरुषों के पास लड़ने की कोई वजह नहीं बचती है। उनके पास दो ही रास्ते होते हैं, या वे दुश्मनों के सामने हार मान लें या मरते दम तक लड़ते रहें। अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है। वो चित्तौड़ के किले में प्रवेश करता है, लेकिन उस वहां सिर्फ मृत शरीर, राख और हड्डियां ही मिलती है। यही था जौहर की कहानी, यही थी रानी पद्मिनी की कहानी।